बेलापुर गांव के जंगल में हर साल बहुत ठंड पड़ती थी और बर्फ गिरती थी। इस दौरान सारे पक्षी अपने लिए स्वेटर पहले से जमा कर लेते थे, लेकिन जब से इस गांव का मुखिया कड़कनाथ कौवा बना, तब से वो अपने दोस्त जाबाज चील के साथ पहले से स्वेटर का स्टॉक जमा कर लेता था और बाद में ज्यादा दामों में उसे बेचता था। कोई आवाज उठाए तो वो दोनों दादागिरी दिखाते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। जाबाज जी, आपकी स्वेटर पहनने के बाद खुजली होती है और ये गर्म भी कम होती है। हरिया काका, तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए खुजली होती है और ज्यादा ठंड लगती है। मेरे स्वेटर तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं तो भागो यहाँ से। मुझे अपनी स्वेटर की शिकायत नहीं सुननी है। हमारी दुकान के अलावा कहीं स्वेटर मिलेगी नहीं, समझे? उनकी इस दादागिरी से सब घबराए हुए रहते थे। एक बार पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ जंगल में रहने आती है और वो उसका पति मिलकर स्वेटर की दुकान खोल लेते हैं। पीलू घर में स्वेटर बनाती थी और बबलू दुकान में बेचता था। सुनिए जी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे जोड़कर ये स्वेटर बुनाई का काम शुरू किए हैं। अगर सब अच्छा चला तो जल्दी ही हम अपने लिए एक दुकान खरीद लेंगे और उसके बाद खुद का घर खरीद लेंगे। हाँ पीलू, हमें आगे अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ की स्वेटर को पूरे जंगल वाले पसंद करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पीलू और बंटी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पीलू की स्वेटर बहुत डिजाइनर और अच्छी क्वालिटी के ऊन से बनी होती थी, जिसके कारण औरतें और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करते थे। कम दाम होने की वजह से सभी पक्षी उन्हीं के यहाँ स्वेटर खरीदते थे। जाबाज की दुकान में भीड़ कम लगती है। ये देखकर जाबाज गुस्से में आ जाता है और पीलू और बंटी की दुकान जाता है। सुना है तुम लोग जंगल में नए नए हो। मैं जाबाज चील हूँ, कड़क सेठ का पक्का दोस्त। तुम्हें पता नहीं है क्या, पूरे जंगल में मेरी ही स्वेटर की दुकान थी। तुम लोग स्वेटर कैसे बेचने लगे? चलो अपनी दुकान बंद करो। अरे जाबाज जी, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? आप भी अपनी स्वेटर की क्वालिटी ठीक कर लो तो इतने ठंड में ऐसे भी लोग स्वेटर खरीदेंगे ना। बंटी कबूतर, तू मुझे सिखा रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और जाबाज उनकी दुकान को तोड़ फोड़ देता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ आता है। कड़क जी, आप यहाँ के मुखिया हैं। इस जाबाज चील से हमारी रक्षा करो। ये सही कह रहा है, तुम लोग कोई और काम धंधा कर लो। पीलू और बंटी समझ जाते हैं कि कड़क उनकी मदद नहीं करेगा। अब हमारा क्या होगा? बड़ी मुश्किल से हमने दुकान शुरू की थी। लोगों को हमारे स्वेटर्स कितने पसंद आ रहे थे। अब क्या हम मजदूरी करेंगे? तुम देखना पीलू, एक दिन इस जाबाज को और इस कड़क सेठ को इनके बुरे कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंडी का मौसम आ जाता है। पूरे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुनो जाबाज, मुझे पता चला है कि इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी। इस बार जंगल बर्फ से ढक जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ठंड भी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है खड़क। तूफानी बर्फबारी में हम और भी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ज्यादा दामों से स्वेटर बेचेंगे और कोई हमें मनमानी करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास स्वेटर खरीदने के लिए कोई और दुकान ही नहीं है ना। अब तो हम और भी अमीर बन जाएंगे। ये बात पीलू एक पेड़ के पीछे से सुन लेती है और तुरंत बंटी को सब कुछ बता देती है। बंटी ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाई हो पीलू, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तब हम भी स्वेटर बेचेंगे, लेकिन कम दामों में। उसके बाद देखना कि इन दोनों बदमाशों के साथ क्या होता है। पूरा जंगल इनकी पिटाई कर देगा। जल्दी ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंडी तूफानी हवाएं चलती है और ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में कड़क और जाबाज अपनी स्वेटर बेचने के लिए निकलते हैं और गांव वालों से एक स्वेटर के 1000 रुपए वसूल करने लगते हैं। यह बहुत गलत बात है। आप हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतनी मुसीबत में हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप 1000 की स्वेटर बेच रहे हो। क्या करे बबली, कोई और स्वेटर भी
तो नहीं बनाते। एक पीलू थी, उसकी दुकान भी इन्होंने बंद करवा दी। सुनो, तुम लोगों को खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। हाँ, ज्यादा हल्ला मत करो, तुम्हारी मजबूरी है तो हम क्या करें। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आ जाते हैं और अपने स्वेटर को सिर्फ 500 रुपए में लोगों को बेचने लगते हैं। किसी किसी को तो वो 200 रुपए में भी स्वेटर दे देते हैं। सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स ले लो। जाबाज और कड़क के घटिया स्वेटर 1000 रुपए में है। इन्हें देखो, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स। ओ हरिया काका, बबली दीदी, यहाँ आओ। अरे तुम दोनों फिर से आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें दोनों को बर्फ में फेंक देना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। उनकी धमकी सुनकर पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। तुम दोनों बदमाश इतनी ही बड़ी मुसीबत में भी लोगों को लूट रहे हो अपनी घटिया और सस्ते क्वालिटी की स्वेटर से, और इन भले बंटी और पीलू को धमकी दे रहे हो। इन्हें पकड़कर पीट दो। गुस्से में लोग जाबाज और कड़क की स्वेटर की दुकान तोड़ फोड़ देते हैं। जाबाज और कड़क की बहुत पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो गांव वालों, हमने तुम सबको बहुत लूटा है। मैं और कड़क तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। हाँ हाँ, अब से हम दोनों सुधर जाएंगे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी मुसीबत में साथ देने के बजाय तुम्हें डराते धमकाते रहे, हमें माफ कर दो। थोड़े दिनों बाद तूफान और बर्फबारी रुक जाती है। पीलू और बंटी स्वेटर्स बनाना जारी रखते हैं। बंटी जी, हमारी दुकान आसपास के जंगल में भी फेमस हो गई है। अब तो बहुत ग्राहक आने लगे हैं और अब हम अपनी खुद की बड़ी दुकान खोलेंगे और घर भी लेंगे। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप कड़क और जाबाज को सही समय पर सही जवाब दिए। ये सब तुम्हारी मेहनत और गांव वालों की प्यार की नतीजा है पीलू। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर के दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर
अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो वो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरी नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपनी ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं, जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है, तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग की दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है
जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। बंसीपुर नाम के छोटे से नगर में एक गरीब चिड़िया पीलू हेयर ड्रेसिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर पे दुकान चलाती थी, वही काम करती थी और वही रहती थी। पीलू अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी दुकान घर के सामने एक बोर्ड लगाई कि उसके यहाँ 24 घंटे सर्विस मिलती है। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू के यहाँ हेयर ड्रेसिंग के लिए आई। पीलू, मुझे बढ़िया सा हेयर कट करके देना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। पीलू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बबली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बबली अपनी किटी पार्टी में पहुँचती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह बबली, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है, कहाँ से करवाई हो? ऐसे पिंकी कहती है। हाँ, ऐसी हेयर स्टाइल तो हम मैगजीन में देखते हैं। क्या तुम लोग सच में मेरी हेयर स्टाइल से खुश हो? बबली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हेयर स्टाइल सबको पसंद आ रही थी। बबली को उसके घर में उसके पति से भी बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन फिर भी वो पीलू को पैसे नहीं देती। बबली जी, आपकी सहेलियाँ और आपके पति को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है, तो आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं देती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। मैं तुम्हें और कस्टमर्स दिला दूंगी पीलू। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे बबली आंटी ने तुम्हारे यहाँ भेजी है, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पीलू फिर दुखी मन से उसकी हेयर कट करती है और हरी तोती वहाँ से चली जाती है। पीलू मन में ही कहती है, ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम ब्यूटी पार्लर में गई थी। ऐसे लड़का कहता है। ये सुनकर हरी बहुत खुश होती है और वो बाद में पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी हेयर स्टाइल मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करने आई थी। आपको बहुत बधाई हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पैसे देने के लिए आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे मेरे सैलून को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। फिर एक रात एक हीरोइन उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अरे ये कार कैसी खराब हो गई? मेरा तो यहाँ आते ही सिर दुखने लगता है। कोई होगा क्या जो मेरी हेड मसाज कर दे? मैडम, इतनी रात में कौन सा लेडीज सैलून खुला होगा? तभी वहाँ से पीलू उड़ रही होती है। वो हीरोइन को देखकर रुक जाती है। अरे हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है, आप मेरे यहाँ चलिए। फिर हीरोइन पीलू के पार्लर में चली जाती है और उससे हेड मसाज करवाती है। पीलू की हेड मसाज से उसे गहरी नींद लग जाती है और वो सुबह उठती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ ही सो गई थी। पीलू, लगता है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो। अच्छा सुनो,
मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे हेयर ड्रेसिंग करके शूट में जाना था, लेकिन लगता है मुझे बिना उसके ही जाना होगा। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ हैं, आप बिना हेयर स्टाइलिंग के कैसे जा सकती है? फिर पीलू हीरोइन के बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग कर देती है। हीरोइन को वो बहुत पसंद आती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि पीलू के यहाँ हीरोइन ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। पीलू, तुमको इस पार्लर से कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 500,000 रुपये, ज्यादा नहीं मिलते हैं मैम। अरे, तुम जैसी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर को इतने कम रुपये? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपया दूंगी और अभी दूसरी हीरोइंस का तुम हेयर स्टाइल करना तो तुम करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही फेमस हेयर ड्रेसर बन जाती है। अब पीलू एक गरीब हेयर ड्रेसर से अमीर हेयर ड्रेसर बन जाती है।